चीन जाहिर बात है ईरान से बहुत बड़ी तादाद में कच्चे तेल का आयात करता है। तो चीन नहीं चाहेगा कि ये जो सप्लाई लाइन है ये खत्म हो जाए, रुक जाए। जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, अब वेनेजुएला का जो कच्चा तेल है वो किसको बेचा जाएगा, किस कीमत पर बेचा जाएगा, चीन को बेचा जाएगा या नहीं, चीन को महंगे दर पर बेचा जाएगा, ये सब अब से अमेरिका तय करेगा। इसी तरह से चीन को आशंका है कि ईरान पर भी अगर अमेरिका का वर्चस्व हो जाएगा तो ईरान से जो कच्चा तेल आता है वो चीन को बेचा जाएगा या नहीं, और चीन को क्या ऊंचे मूल्य पर दिया जाएगा या नहीं, वो अमेरिका तय करेगा। एक और चीज है, ईरान से जो चीन कच्चा तेल का आयात करता है उसके लिए कोई पेमेंट डॉलर्स में नहीं करनी पड़ती है। वो ईरान की करेंसी या चीन की जो करेंसी है युआन, उसी में ही पेमेंट हो जाती है, पेमेंट का आदान प्रदान। तो चीन चाहेगा कि ईरान के साथ उसका कच्चे तेल का जो सोर्स है वो लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन हमेशा खुला रहे। अब वो क्या और नुकसान पहुंचा सकता है। चीन जो है लगातार सप्लाई कर रहा है वेपन्स ईरान को। इसके अलावा चीन ने अपनी नेवी के चार चार बड़े बड़े युद्धपोतों को उत्तरी अरब सागर में ओमान की खाड़ी के पास स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास डिप्लॉय किया हुआ है। लेकिन चीन ने जो ये युद्धपोत स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास डिप्लॉय किए हैं, ये महज डिटरेंस हैं। वाकई युद्ध क्या ये लड़ सकते हैं अमेरिका की नेवी के साथ, वहां पर सवाल ही नहीं उठता है। जी देवनाथ सर, एक सवाल और रहेगा। ईरान को लेकर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वहां के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो खासकर खामनेई के आसपास के लोग हैं, और खामनेई खुद भी जो वहां के सर्वोच्च नेता हैं, उन लोगों का अभी ये मानना, ये सोचना है कि अभी वाली स्थिति को किसी तरह से टाल ले जाओ। अगर ट्रंप का कार्यकाल पूरा हो गया, 3 साल बाद वो राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे, उसके बाद फिर कोई खतरा नहीं रहेगा। क्या आपको लगता है कि ये जो हालात हैं, यही मौका है अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, कि जंग हो जाए तब उसके लिए ठीक होगा, और ऐसे हालात अब दोबारा कभी नहीं बन पाएंगे? हाँ वैभव जी, डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल तो अभी प्रैक्टिकली देखा जाए 4 साल तक बाकी है। जी। आ, देखिए वहां पर राष्ट्रपति कोई भी हो जाए, वो हमेशा ईरान के ऊपर दबाव बना के रखेंगे। लेकिन देवनाथ सर, 1917 बहुत सारे लोगों का, विदेश मामलों के जो जानकार, उनका कहना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी अगर सत्ता में रहेगी तो हो सकता है थोड़ा नरमी बरते वो ईरान को लेकर। हाँ, इसमें सत्यता है। देखिए जब तक जो बाइडेन थे उन्होंने कभी भी ईरान के ऊपर खुलेआम हमला करने की धमकी नहीं दी। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि 1979 में जब ईरानियन क्रांति के बाद से आयतुल्लाह खोमेनी पहले थे, अभी खामेनी हैं सत्ता में, चाहे वहां डेमोक्रेट्स पावर में रहे व्हाइट हाउस में या रिपब्लिकन्स, हमेशा ईरान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगते रहे हैं, मिलिट्री दबाव बनाए रखा गया है। सिर्फ इतना है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में, यानी पिछले साल फरवरी के बाद से डोनाल्ड ट्रंप का जो व्यक्तित्व है, खलबली पैदा करने वाला व्यक्तित्व है, ईरान के ऊपर थोड़ा ज्यादा दबाव है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अपने कार्यकाल में करके इस होमवर्क को कंप्लीट करके जाएं। तो क्या वो 4 साल के अंदर आयतुल्लाह खामेनी की सरकार को गिरा पाएंगे? मेरा आकलन ये है कि आयतुल्लाह खामेनी की वहां बहुत बड़ी फॉलोइंग है। देखो शिया सुप्रीम धर्मगुरु हैं, वो दुनिया भर के शिया उनको मानते हैं, भारत में भी जो शिया हैं उनको मानते हैं। ईरान के गांवों में, दूर दराज के क्षेत्रों में, छोटे छोटे कस्बों में उनको माना जाता है। तो उनकी धार्मिक कारणों की वजह से जमीनी पकड़ बहुत मजबूत है। ये कोई वेनेजुएला जैसा नहीं है कि बस गए कमांडो लेकर और निकोलाई मादुरो को उठा के ले आए और कोई काउंटर फायर नहीं हुआ। क्या वेनेजुएला में तो हम अब आस्ते आस्ते पता ही लग रहा है कि अमेरिका ने उनके वाइस प्रेसिडेंट को, डिफेंस मिनिस्टर को और मिलिट्री के बड़े बड़े अफसरों को पहले से ही अपने बस में कर लिया था। इस तरह का कोई सफलता ईरान में अमेरिका को कभी नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल देवनाथ सर, एक और सवाल है। सऊदी अरब और खासकर और भी मुस्लिम देशों की भूमिका को लेकर भी लोग बहुत संदेह जाहिर कर रहे हैं।
कई सारी बातें सामने आती हैं। एक बात तो ये सामने आती है कि ईरान के जो आस-पास पड़ोस के सारे मुस्लिम देश हैं, वो नहीं चाहते कि युद्ध हो, क्योंकि इससे वो भी प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है, खासकर सऊदी अरब को लेकर, कि सऊदी अरब चाह रहा है अंदर ही अंदर कि युद्ध हो जाए और ईरान की मौजूदा शासन व्यवस्था का पतन हो जाए। आपको सऊदी अरब की भूमिका लग कैसे रही है? वो तो अमेरिका का बहुत करीबी है, व्हाइट हाउस में सुनी भी जाती होगी। सऊदी अरब के जो राजकुमार हैं, वहां के जो राजा हैं, किंग हैं, वो कैसी सलाह दे रहे होंगे इस वक्त व्हाइट हाउस के अधिकारियों को, खासकर ट्रंप को? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही सऊदी अरब जो है अमेरिका के निकट रहा है, क्योंकि अमेरिका ने 50 के 60 के दशक में, यानी कोल्ड वॉर के समय से ही सऊदी के किंग को और अभी वहां प्रिंस हैं मोहम्मद MBS मोहम्मद बिन सुल्तान, उनको भरोसा दिया हुआ है कि तुम राज करो, अमेरिका तुम्हारे पीछे है। देखिए, इन सब देशों में, पश्चिम एशिया के देशों में सऊदी अरेबिया भी उसमें इंक्लूडेड है, डेमोक्रेसी कहीं पर नहीं है। कहीं पे किंग है, कहीं पे प्रिंस है, कहीं पे शाह है, कहीं पे अमीर है। इन सब लोगों ने अपने जनता को उभरने नहीं दिया। जनता जो है खुलेआम सरकार के बारे में कुछ बोल नहीं सकती है। तो इन सबको डर है कि जनता किसी भी दिन विद्रोह कर सकती है। खास तौर से अगर जनता को लगे कि उनके शासक ने ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का साथ दिया है, तो जनता विद्रोह भी कर सकती है। ऐसा पहले हो चुका है। तो सऊदी अरेबिया जो है फिलहाल खुलकर अपनी जनता को नाराज करना नहीं चाहेगा। दूसरी चीज है कि सऊदी अरेबिया भले ही सुन्नी मुल्क हो, लेकिन फिर भी वह दुनिया भर के जो दुनिया भर में, देखिए, ईरान तो एक शिया मुल्क है और दुनिया के जो 56 मुस्लिम देश हैं उनमें से काफी बड़ी तादाद में ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां शिया की तादाद काफी ज्यादा है। जैसे भारत में भी आप श्रीनगर चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, दिल्ली में आप देख लीजिए बड़ी तादाद में शिया रहते हैं। सऊदी अरेबिया दुनिया भर के शिया को भी नाराज नहीं करना चाहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि सऊदी अरेबिया मुंह बंद रखे और पृष्ठभूमि से अमेरिका को कहे कि हुजूर आप जो मर्जी कर लीजिए, हम रोकेंगे नहीं, हमें मत फंसाइए, लेकिन हम आपको रोकेंगे नहीं। जी वैभव। बिल्कुल देवनाथ सर, एक आखिरी सवाल होगा इस बातचीत का आपसे ही। मान लीजिए जंग होती है, तो इस जंग में कौन कौन सी वो आवाजें होंगी, कौन कौन से देश होंगे जो खुलकर अमेरिका के खिलाफ बोल सकते हैं, या वो अपना विरोध दर्ज करवाएंगे? वह ईरान के ऊपर अगर हमला होता है तो कोई भी देश इजराइल को छोड़कर अमेरिका के सहयोग में नहीं आएगा, खुल के कोई भी नहीं आएगा। हाँ, यूरोप के कुछ देश हैं, पश्चिमी देश, जो कि डेमोक्रेटिक सिद्धांत फॉलो करते हैं। उनको लगता है कि ईरान में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो ईरान की वो निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन कोई भी यूरोप का देश इस युद्ध में अमेरिका के साथ नहीं है। अच्छा, विरोध करने वाले काफी सारे देश हैं। जाहिर बात है, दुनिया में जितने भी 56-57 मुस्लिम देश हैं, सब जगह अमेरिका जब ईरान पर हमला करेगा तो उसका विरोध होगा। विरोध करने के लिए कुछ पश्चिम एशिया के देश भी विरोध कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, क्योंकि उनको ये डर है कि उनके यहाँ पे आम जनता नाराज ना हो जाए और अपने जो शासक हैं उनको सत्ता परिवर्तन विद्रोह ना कर दें। तीसरी बात है कि पश्चिम एशिया के देशों को मालूम है कि अगर युद्ध हुआ तो युद्ध में उनका बम उनके यहाँ पे भी गिर सकते हैं, रॉकेट उनके यहाँ भी गिर सकते हैं, ईरान ने कहा है। तो इराक को, कुवैत को, कतार को, सबको डर है कि ईरान ने अमेरिकन बेसिस पे जो रॉकेट्स और मिसाइल्स दागी, उनसे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है। तो खुलकर अमेरिका के समर्थन में इजराइल के अलावा कोई नहीं आएगा। विरोध करने वाले काफी होंगे। डेफिनेटली यूनाइटेड नेशन में फिर से रूस और चीन खुलकर प्रस्ताव लाएंगे अमेरिका के विरोध में। जी देवनाथ सर, ये विरोध जो होगा शब्दों का ही होगा, कोई सैन्य विरोध तो कर नहीं पाएगा अमेरिका का अगर युद्ध हुआ तो? जी हाँ, चीन देखिए बहुत दूर है, तो चीन किसी भी हालत में अपनी
आर्मी नेवी एयरफोर्स को सिग्निफिकेंट मात्रा में यानी युद्ध बदल सके उतनी बड़ी मात्रा में ईरान तक नहीं पहुंचा सकता। दूसरी बात है, शी जिनपिंग अपने ध्येय में बहुत क्लियर हैं कि उनका ध्येय फिलहाल जो है 100% केंद्रित होना चाहिए ताइवान के एकीकरण के लिए। तो वो अपनी जो नेशनल पावर है, नेशनल रिसोर्सेज हैं, उसको ईरान की तरफ डिसिपेट नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे। जहां तक रूस की बात है, रूस छोटे मोटे हेल्प देता रहेगा, लेकिन रूस के पास खुद ही हथियारों की कमी पड़ रही है यूक्रेन का युद्ध लड़ने के लिए, जो हम रोज के एनालिसिस के बाद में देख ही रहे हैं कि रूस की फौज भी कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रही है युद्ध भूमि में, क्योंकि रूस की फौज के पास भी हथियारों की कमी पड़ रही है, तो वो ईरान को ज्यादा कुछ भेज नहीं पाएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.